तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो ये जो रिएक्शन है, इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आप सबको बताइए कंसंट्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ, किसका मल्टीप्लाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन, ए है रिएक्टेंट और बी है, तो ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन। और पावर में आ जाएगा जो भी कोफिशिएंट इसके आगे है, ठीक है जी। जैसे ए के आगे 2 है वो इसके पावर में, ठीक है जी। बी के आगे 1 है तो इसके पावर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे के ए स्क्वायर और बी 1, ठीक है जी। ये बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? मल्टीप्लाई ऑफ, किसका मल्टीप्लाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन के, और उनके पावर में आ जाते हैं स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 2 था वो पावर में आ जाएगा, इसके आगे 1 था, बी के आगे कुछ नहीं आया तो 1 ही माना जाएगा ना, वो इसके पावर में आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो ये बोलते हैं हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आया हमारे पास रेट लो, ठीक है जी। अब रेट लो देखते हैं क्या बात करते हैं। रेट लो रेट लो इसी रिएक्शन के लिए रेट लो के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 2a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है जी। 2a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। अब रेट लो कहता है कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन, इतनी बात तो तूने सही करी है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि भाई ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रेट लो कहता है कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन तू यहाँ तक तो सही है, बट जो पावर तूने ली है ना, जैसे यहाँ पे उठा के 2 ले लिया, ठीक है जी, यहाँ पे 1 था तो 1 ले लिया, तो रेट लो कहता है ये जो पावर है ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हम। रेट लो कहता है ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है। ए के आगे 2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी 2 आ जाएगा, बी के आगे 1 है तो ये नहीं कि 1 आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें पता लगेंगी, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं उसको अल्फा मान लेता हूँ और बीटा। अल्फा बीटा क्या हो सकता है? मान लो ये 2 का 2 भी हो सकता है 1 हो अल्फा की वैल्यू, हो सकता है 0 भी हो अल्फा की वैल्यू। ऐसी बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 भी। तो कहने का क्या मतलब था रेट लो के, कि ये जो वैल्यूज आती हैं पावर में, दीज आर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज, ठीक है जी। और इसने जो वैल्यूज ली थी, जैसे यहाँ पे 2 ले लिया था, यहाँ पे 1 ले लिया था, ये थ्योरेटिकल डिटरमाइंड वैल्यूज थी, मतलब जो थ्योरी में गिवन था वही उसने पुट कर दी थी वैल्यूज। बट रेट लो ने ऐसा नहीं कहा। रेट लो ने कहा कि भाई यहाँ तक तो बात सही है कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मल्टीप्लाई ऑफ, किसका मल्टीप्लाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। और रेस टू द पावर, जो पावर में आएंगी वो क्या आएंगी? एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज आएंगी, जो एक्सपेरिमेंट करके पता लगेंगी, ऐसे नहीं कि सीधा के सीधा लिख दिया उठा के, ठीक है जी। तो आर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे के लग जाएगा, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल, मतलब अगर मैं लिखूं कि अल्फा और जो बीटा है ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज मतलब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता लगेंगे ये वैल्यूज हमें, ठीक है जी। तो इसी को कंटिन्यू करते एक नया कंसेप्ट आ गया। इसी को कंटिन्यू करते एक नया कंसेप्ट क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? तो ये जो रेट लो था ना, रेट लो के अकॉर्डिंग क्या था? आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। इस रिएक्शन के लिए ये हमने रेट लो लिख दिया, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा।
ठीक है जी। अब ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है, तो इन्हीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज, सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के सम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। मान लो ये जो सम है, ये सम, अगर इस सम की वैल्यू जीरो आए, इस सम की वैल्यू जीरो आ जाए किसी तरह, मान लो अल्फा की वैल्यू भी जीरो है, बीटा की वैल्यू जीरो है, तो जीरो आ जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गया मतलब, तो रिएक्शन को बोलेंगे ये रिएक्शन कैसे है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए अल्फा और बीटा इनका जो सम है एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज का सम, ये वन आ जाता है, तो वन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसी है वैल्यू, ये किस तरह की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्डर वन आ गया है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर टू आ जाता है तो इसी तरह से क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। और जो ऑर्डर है हमारे पास, जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से ऑर्डर के बारे में जो दो तीन बातें पता लगी है वो क्या है, ऑर्डर के बारे में कि जो ऑर्डर है वो एक तो कैसी वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है। ऑर्डर कैसी वैल्यू है भाई, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट तो ऑर्डर का ये पता लग गया हमें, ऑर्डर कैसी है भाई, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। सेकंड, ऑर्डर के बारे में खास क्या बात है, ऑर्डर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, जीरो भी हो सकती है, ये इसका दूसरा पॉइंट हमें पता लग गया। तीसरा मेन पॉइंट, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो ये तीसरा पॉइंट, ये ऑर्डर के बारे में हमें पता लग गया कि ऑर्डर क्या है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, नया टॉपिक क्या है। अभी हमने एक रिएक्शन करी जैसे आर, ये रिएक्शन थी 2a+b गिव राइज टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन थी। ठीक है जी, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू के, हाँ जी क्या था, ए की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसेंट्रेशन, और पावर में क्या आ जाएगा बेटा, पावर में आ जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज। ठीक है जी, तो अब इस रिएक्शन के, ये जो रिएक्शन आई है यहाँ पे जो के है, के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट, के क्या है भाई यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, हमारे पास रेट के यूनिट थे, रेट के क्या यूनिट थे, रेट के जो यूनिट थे हमारे पास वो क्या थे, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब हमारे पास क्या है, के भी कुछ यूनिट्स होते हैं, बट के जो यूनिट्स होते हैं वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और यूनिट्स होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और। आगे ना हमारे पास ये तीन तरह की रिएक्शन, जैसे तीन चार तरह की रिएक्शन हमने बात करी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है जी, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। इसमें इनमें जो रेट के यूनिट्स है वो तो क्या रहेंगे हमेशा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बट जो के यूनिट्स हैं, के यूनिट्स हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे, जीरो ऑर्डर के लिए के का कुछ और यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और। ठीक है जी, तो अब इतने यूनिट्स याद रखना तो मुश्किल है, सब के यूनिट्स याद रखना, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रिक का यूज करते हैं के यूनिट्स डिटरमाइन करने के लिए। तो के यूनिट जब भी तुमने डिटरमाइन करना है तो ये सिंपल सा इक्वेशन, ड्राइव्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। ठीक है जी, और के इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन का यूनिट में लिख सकता हूँ बेटा, कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी के टर्म में मोल, लीटर इनवर्स और पावर में 1 - n, और टाइम का यूनिट क्या है, टाइम को मैं सेकंड मान लेता हूँ, मिनट भी हो सकता है, चलो मैं सेकंड मान के चल लेता हूँ, सेकंड इनवर्स। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है ऑर्डर, ये जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट करे, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट क्या, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी भाई, एन की वैल्यू रहेगी जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि एन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे तो एन की वैल्यू जीरो पुट करो, तो क्या आएगा, मोल, लीटर इनवर्स
1 माइनस जीरो और सेकंड इनवर्स। 1 माइनस जीरो मतलब 1, तो के क्या यूनिट आए बेटा, के यूनिट आगे मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो के यूनिट्स ये हमें न्यूमेरिकल में भी बहुत काम देते हैं। के यूनिट्स की वैल्यू ये हमें बता देते हैं कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है के यूनिट्स का। तो के यूनिट अगर हमारे पास कहीं पे भी लिखा आ जाए कि मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है, तो हम समझ जाएंगे कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है जी। अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 कब होगी भाई, n की वैल्यू 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पुट करके देखो कि n की वैल्यू 1, मोल, लीटर इनवर्स और 1 माइनस, यहाँ पे 1 पुट कर दो, n की जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है ना, तो ऑर्डर हम 1 पुट कर देंगे और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1 माइनस 1 जीरो, तो किसी की भी पावर जीरो हो तो 1 बन जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो के यूनिट आगे सेकंड इनवर्स। तो के यूनिट जब भी सेकंड इनवर्स दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है जी। और इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है भाई, के इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मोल, लीटर इनवर्स, 1 माइनस एन था, एन ये 1 माइनस एन था, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, के इज इक्वल टू मोल, लीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा -1 सेकंड इनवर्स, और के इज इक्वल टू मोल, -1 है अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मोल इनवर्स, लीटर -1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड इनवर्स। तो ये रहेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए के यूनिट्स। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के क्या यूनिट्स रहेंगे बच्चों, के यूनिट्स रहेंगे मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट सॉरी ये जीरो ऑर्डर के लिए था, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स रहेंगे, सेकंड इनवर्स। और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स रहेंगे, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट रहने वाले हैं आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं टॉपिक पे। यस, हाँ जी। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी। अब मोलिकुलैरिटी क्या है, मोलिकुलैरिटी है भाई नंबर ऑफ कोलाइडिंग, नंबर ऑफ कोलाइडिंग एटम्स, नंबर ऑफ कोलाइडिंग एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स, ठीक है जी, आयंस हो सकते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ कोलाइडिंग एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, जो रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब बना अभी इसका, इस बात करते हैं। ठीक है जी, मतलब मोलिकुलरिटी क्या है, किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, जिनकी हेल्प से कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जिनकी हेल्प से कोई रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। ठीक है जी, मतलब एक थ्योरी होती है कोलिजन थ्योरी, जो बोलती है कि जब रिएक्शन चलती है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है जी, तो मोलिकुलैरिटी का क्या मतलब है, किसी रिएक्शन को कराने के लिए कितने मोलिक्यूल्स, एटम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है जी, तो ये सिंपल है, मोलिकुलैरिटी क्या है, सिंपल नंबर ऑफ कोलाइडिंग एटम्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल से पहले हम दो रिएक्शन बताता हूँ तुम्हें। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है एक, तो एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस हो जाती है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है जी, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में। ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, मल्टीपल स्टेप्स में। ठीक है जी, जो मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो, मान लो सिंगल स्टेप में ए गिव राइज टू बी, ए से बी बन गया,
ठीक है जी, ये ए से बी बन गया, बस एक ही पार्ट में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मान लो हमें ए से बी बनाना है, ए से बी बनाना है, बट ए से बी सीधा नहीं बनेगा, पहले स्टेप होगा, मान लो फर्स्ट स्टेप होगा, पहले ए से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनेगा सी, फिर सी से फाइनली बनेगा डी, तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई, दो स्टेप में रिएक्शन हुई, तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में हुई यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक ही स्टेप में पॉसिबल हो जाए उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, ए गिव राइज टू बी, ये दो स्टेप में हो रही है, ए से सी बन रहा है और सी से डी, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, दो स्टेप में, तो ये एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, इनको हम बोल देते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, ठीक है जी। ये छोटी छोटी जो रिएक्शन हो रही है ना, ए से सी फिर सी से डी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रही है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है जी, सिंगल स्टेप में जो चल रही है, ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आते हैं मोलिकुलैरिटी पे, जहाँ पे हमने छोड़ा था टॉपिक अपना। मोलिकुलैरिटी जो हम बात कर रहे थे, मोलिकुलैरिटी क्या है, मोलिकुलैरिटी क्या थी, कितने नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है जी। सिंपल, मान लो 2A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं मोलिकुलैरिटी पता करना चाहूँ, मोलिकुलैरिटी, तो मोलिकुलैरिटी क्या बनेगी, कौन कौन कोलाइड हो रहा है, मतलब ए दो एक मोलिक्यूल और बी के कितने मोलिक्यूल है, एक, तो 2 + 1, तो मोलिकुलैरिटी कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 3 आ गई। कोई रिएक्शन है, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो इसके लिए मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी, इसके लिए मोलिकुलैरिटी क्या है, इसके लिए मोलिकुलैरिटी क्या है, 1 है, क्योंकि ए के आगे क्या है भाई, 1 है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या मोलिकुलैरिटी 0 हो सकती है, ठीक है जी, क्वेश्चन बनता है कि मोली, जैसे ऑर्डर हमारे पास 0 हो सकता था, क्या मोलिकुलैरिटी भी 0 हो सकती है, तो जीरो मोलिकुलैरिटी कब आएगी, जीरो मोलिकुलैरिटी 0A प्लस प्रोडक्ट, बट क्या ऐसा कभी लिखते हैं हम किसी रिएक्शन में 0A, जीरो का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, तो मोलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, मोलिकुलैरिटी, ठीक है जी, जीरो नहीं हो सकती, मोलिकुलैरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है जी, 1 होगी, 2 होगी, और सिंपल, और जो मोलिकुलैरिटी की वैल्यूज होती है वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर, ठीक है जी, मोलिकुलैरिटी की वैल्यू कैसी होती है, होल नंबर वैल्यूज होती है, ठीक है। तो चलो जी, अब अगले थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास ना दो तरह की रिएक्शन की अभी हमने बात करी थी, यहाँ बड़े ध्यान से समझना, अब आपको देखो ऑर्डर का पता लग गया है, ऑर्डर, और एक टर्म आपको पता लग गया मोलिकुलैरिटी, क्लैरिटी, ठीक है जी, ऑर्डर भी पता लग गया और मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर आपने पढ़ लिया कि ऑर्डर कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है, और मोलिकुलैरिटी कैसी है भाई, थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब वहीं से देख के हम वैल्यू रख देते हैं कि 2A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे देख लेंगे, दो ए के एटम्स और एक बी का एटम, 2 + 1 3, मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है जी, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं मोलिकुलैरिटी की, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर हमारे पास 0 हो सकता था, बट मोलिकुलैरिटी नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ठीक है जी। ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ सकता था, फ्रैक्शन में, बट मोलिकुलैरिटी हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा, मोलिकुलैरिटी हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें, ठीक है जी। मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो, मैं क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को, कभी सोचो सर ने लिख दिया और क्रॉस कर दिया, तो ये हाईलाइट किया भाई, ठीक है जी। चलो, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने लास्ट बात करी थी, हमने क्या रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है जी, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी थी भाई, सिंगल स्टेप में हो जाए, जो सिंगल स्टेप में, ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी थी, जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, ठीक है जी,
मल्टीपल स्टेप्स में। क्लियर। अब एलिमेंट्री रिएक्शन जो मोलिकुलैरिटी है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी बस हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, कैन बी फाइंड आउट ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात है। हम जो मोलिकुलैरिटी है वो कौन सी रिएक्शंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, ठीक है जी, जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, उनके लिए मोलिकुलैरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मोलिकुलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस की पार्ट चल रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस की लाइन चल रही है इधर वाली है। एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर वो मोलिकुलैरिटी के इक्वल ही आ जाती है, उसकी वैल्यू ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी इक्वल होती है बेटा। ठीक है जी, बात समझ गए। अगर मैं लिखूं, मैं कहूँ कि भाई 2a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट है, ठीक है जी, और मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है जी, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी बनी, मोलिकुलैरिटी 2 और बी का आगे 1 है, 2 + 1 यानी कि 3। तो इसको बोलेंगे मोलिकुलैरिटी को टर मोलिकुलर। अगर मोलिकुलैरिटी 2 आ जाती है तो बाय मोलिकुलर, 1 आ जाती है तो यूनिमोलिकुलर। इस तरह से तो नाम बदलते रहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो R इजिकल टू, वैसे तो हम क्या लिखते हैं, K इजिकल टू A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अल्फा और बीटा है वो कैसी वैल्यूज है, वो है एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज। अल्फा और बीटा कैसी वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज। बट जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, वहां पे हम एज इट इज वैल्यू ए के आगे 2 है, ये 2 रख देंगे यहाँ, और बी की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। मतलब ऑर्डर भी कितना आ गया हमारे पास, ऑर्डर की वैल्यू भी आ गई 3। ठीक है जी, या जो भी नंबर होंगे यहाँ पे 1 होता है तो 1 + 1 ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इसी तरह से तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या है भाई, हाँ जी, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी इक्वल होती है। तो क्या क्या सीख लिया आपने इस पॉइंट से, ये जो लास्ट हमने डिस्कस करे हैं 2-3 पॉइंट, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होंगी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होंगी। ठीक है जी, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी, फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोलिकुलैरिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, फाइंड आउट नहीं कर सकते मोलिकुलैरिटी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर। क्लियर होगी। अगला पॉइंट क्या देख लिया हमने कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर जो होता है वो मोलिकुलैरिटी के इक्वल आ जाता है। ऑर्डर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है भाई, मोलिकुलैरिटी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मान लो कोई रिएक्शन थी हमारे पास, ए गिव राइज टू बी, ठीक है जी, ए गिव राइज टू बी, और ये ना कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स, इस बात को भी ध्यान से समझना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक मिनट, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये ना 2 स्टेप्स में चलती है। पहला स्टेप हमारा हो गया, पहला स्टेप मान लो ए से सी बना, ठीक है जी, और सेकंड स्टेप हमने मान लिया कि सी से डी बन गया। ठीक है जी, सी से डी बन गया। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये स्टेप स्लो था और ये स्टेप फास्ट था। ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, मल्टीपल स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप में हुई, दूसरा स्टेप हुआ। ठीक है जी, पहला स्टेप स्लो था और दूसरा स्टेप कैसा था भाई, फास्ट था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इक्विलिब्रियम में था ये, मान लिया हमने, दूसरा स्टेप फास्ट था। अब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें नोट करते जाना। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो हमें रेट के बारे में बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, वो कौन सा स्टेप होगा बेटा,
वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। रीडिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप। रीडिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा भाई? स्लोएस्ट स्टेप। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, ये जैसे कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है जी, कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी तो हम मोलिकुलरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसकी तो हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट ये जो इसके स्टेप्स हैं, ये तो एलिमेंट्री स्टेप्स है ना, ये तो एलिमेंट्री स्टेप्स है, तो स्टेप्स की तो मैं मोलिकुलरिटी मान सकता हूँ ना। मान लो ये जो स्टेप है, ठीक है जी, यहाँ पे जो ये स्टेप है एलिमेंट्री, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एलिमेंट्री स्टेप है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू, इस स्टेप के लिए अगर मैं लिखूं ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी, अभी ये स्टेप की बात हो रही है, ठीक है जी। तो आर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कैसा है? रीडिटर्मिनिंग स्टेप है। जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कैसा है? रीडिटर्मिनिंग स्टेप। तो आर इज इक्वल टू इस स्टेप के लिए के ए की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात समझ आई आपको? तो क्या है, एक बार दोबारा समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। ये कोई रिएक्शन नहीं बेटा, हमने ए गिव राइज टू बी, और एक ऐसी रिएक्शन थी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, इसके लिए हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है आपको? अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप हो गया ये वाला, ठीक है जी, और दूसरा स्टेप हो गया ये वाला, ठीक है। अब जो स्लोएस्ट स्टेप है, इनमें से एक स्लो एक फास्ट है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? स्लोएस्ट स्टेप को कौन सा बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना, ये एलिमेंट्री स्टेप्स है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर सिंगल सिंगल स्टेप्स हो रहे हैं, तो इनको हम एलिमेंट्री स्टेप्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ए के आगे 1 था ना, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और समझ आए, ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो एक रिएक्शन है 2N2, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी, 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। ये कोई रिएक्शन है बेटा, और ये रिएक्शन ना, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है जी। ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो बेटा किस में हो रही होगी? मल्टीपल स्टेप्स में चलेगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से तो मल्टीपल स्टेप्स में होगी। तो मल्टीपल स्टेप, फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं हमें, फर्स्ट स्टेप है इसका N2O5 गिव राइज टू, N2O5 गिव राइज टू NO2 प्लस NO3, ये स्लो है। और सेकंड स्टेप ले लेते हैं, सेकंड स्टेप ले लेते हैं N2O5 प्लस NO3 गिव राइज टू, और ये बन रहा है 3NO2 प्लस O2, ठीक है जी। ये स्टेप फास्ट है, ठीक है जी, ये स्टेप फास्ट है। इतनी बात समझ गया? ये स्लो स्टेप है और ये कैसा स्टेप है? फास्ट है। और अभी हमने पढ़ा है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा भाई? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप। ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है जी, ये हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इससे नहीं हमने कुछ लेना फास्ट वाले स्टेप से, अब स्लो स्टेप से मतलब हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेट क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? आर इज इक्वल टू, एक मिनट डार्क कर दो थोड़ा ताकि अच्छे से नजर आ जाए। आर इज इक्वल टू के, और यहाँ पे स्लो स्टेप ये है ना, ये वाला स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम रेट लो लिखेंगे, आर इज इक्वल टू के N2O5, और N2O5 के आगे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है जी। ये बात आ गई समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, रिएक्शन दे देता है और ये स्टेप्स दे देता है और कहता है कि रेट बताओ क्या होगा रेट। अब ऑप्शन दे देगा वो इस तरह से, तीन चार ऑप्शन क्या दे देगा? तीन चार ऑप्शन दे देगा, आर इज इक्वल टू के N2O5 0, आर इज इक्वल टू के, ठीक है, N2O5 NO3, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो ये तो आपको वैसे ही कर देगा, N2O5 NO3, ये तो फास्ट है, फास्ट वाले स्टेप के हैं पॉइंट्स, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे N2O5 में 0 दे रखा है, तो 0 तो है नहीं, यहाँ पे तो क्या है भाई? 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है थोड़ा सा,
ठीक है जी, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अगर फिर भी थोड़ी समस्या आ रही है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके इसको ध्यान से समझना है। देखो ऑर्डर ना स्कूल्स में, बहुत से स्कूल्स में या जहाँ भी आप पढ़ते हो, कई बार ऊपर ऊपर से पढ़ा दी जाती है बातें कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है, मोलिकुलैरिटी थ्योरेटिकल डिटरमाइंड है, और बात खत्म कर देते हैं। उसके बाद ऑर्डर की वैल्यू 0 हो सकती है, मोलिकुलैरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इतनी 2-4 बातें बता के खत्म कर देते हैं। बट ये जो डीप पॉइंट्स है जहाँ से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यही तो मेन बातें होती है, यही आपने समझनी है। ठीक है जी। अब एक और देखो, एक रिएक्शन हम और करेंगे इसके बाद, और देखना कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एक मिनट, अब टर्म अगली क्वेश्चन करने से पहले बताता हूँ, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है भाई? इंटरमीडिएट देखो, इंटरमीडिएट होता है बेटा जो रिएक्शन के बीच में बनता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, मतलब कोई रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन के दौरान बनेगा। ठीक है जी, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन के दौरान बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, रिएक्शन के बीच में बन जाता है वो, और साथ के साथ वो कंज्यूम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है वो रहता है। ठीक है जी, वो बनता है और साथ के साथ क्या हो जाता है बेटा? कंज्यूम हो जाता है वो। ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। कंसेंट्रेशन क्या होती है? बहुत कम होती है भाई, कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, जो कि कोई इफेक्ट नहीं डालती रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट क्या है बेटा? इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है जी। ठीक है, इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बने और बनता है, वो साथ के साथ क्या हो जाता है बेटा? साथ के साथ वो कंज्यूम हो जाता है। तो ध्यान रखना है, कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है इसकी। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखना कि रिएक्शन की बात करते हैं। एक मिनट, वन मिनट, हाँ जी। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे 2NO, बहुत ध्यान से समझना इसको। 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 गिव राइज टू 2NO2, 2NO2। ये ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है जी, कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप्स में होगी। तो मल्टीपल स्टेप में फर्स्ट ये दे रखा है हमारे पास, इसका स्टेप NO प्लस O2 इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, ये के दे रखा है और दे रखा है साथ में NO3। और सेकंड स्टेप क्या दे रखा है बेटा? NO3 प्लस NO गिव राइज टू K1, और साथ में दे रखा है NO2 प्लस NO2। ठीक है जी, ये दो रिएक्शन दे रखे बेटा। और साथ में एग्जामिनर ने, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एग्जामिनर कहता है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो। मान लो ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है। ऑप्शन में उसने ऑर्डर दे रखा है इसका इस तरह से, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसका, के, रेट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने के, NO2 का स्केयर, NO का स्केयर और O2। ठीक है जी, ये दे रखा है। और आर इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, आर इज इक्वल टू के NO3 और NO। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन, आर इज इक्वल टू के NO स्केयर, और फोर्थ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, ये ध्यान से समझना रिएक्शन। अब क्या है इसमें, हाँ जी, देखो ये रिएक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है जी, मान लिया हमने इतनी बात कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक मिनट, कलर डार्क कर लें सिलेक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जी, मान लिया दो स्टेप्स में हो रही है। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ये साथ में उसने ये भी दे रखा है कि ये फास्ट स्टेप है। ठीक है जी, और ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। ये फास्ट स्टेप है, ये कैसा स्टेप है? स्लो। हाँ जी, ये स्लो दे रखा है। ठीक है जी, अब रेट बताना अपने, रेट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक हम ये देखते थे कि भाई रेट क्या होता है। हमने तो दो स्टेप देखने, एक फास्ट एक स्लो। और जो रेट है, जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप है वही रेट के बारे में बताते हैं, मतलब सेकंड स्टेप रेट के बारे में बताएगा। तो हम सिंपल लिख देंगे आर इज इक्वल टू के NO3 और NO। ठीक है जी, और NO3 के आगे 1 है तो 1 लगा दिया यहाँ पे, NO के आगे 1 है तो इसके भी 1 मान लिया। और बहुत से बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे,
बट इतनी जल्दबाजी नहीं करनी आपने, इसमें ध्यान से समझना एक चीज। देखो रेट लो क्या कहते हैं, रेट लो क्या कहता था कि रेट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन के। ठीक है जी, अब यहाँ देखना रिएक्टेंट मेन रिएक्शन क्या हो, जो मेन रिएक्शन थी, रिएक्टेंट कौन है, NO और O2, NO और O2, और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन आ रहा है, NO तो आ रहा है, ठीक है जी, बट NO3 की तो कहीं बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, NO3 की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पे समझ जाना है कि NO3 क्या है, इंटरमीडिएट है। NO3 क्या है यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है। तो इसकी ना वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम, इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, कि इंटरमीडिएट। अब आओ यहाँ पे ना मैं सिर्फ कुछ नहीं करना, अब इंटरमीडिएट की वैल्यू रख देनी है, NO3 की वैल्यू, और इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालेंगे हम फर्स्ट स्टेप से। इंटरमीडिएट की वैल्यू कौन से स्टेप से निकालेंगे, फर्स्ट से। ठीक है जी, अब ये फर्स्ट स्टेप को लेके चलता हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप को। ठीक है जी, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर दूं। हाँ, 1 मिनट, यस, हाँ जी। अब ध्यान दो, NO2 की, NO2 की वैल्यू बेटा हमने, ये जो NO3 है, NO3 इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू, ये इंटरमीडिएट है और इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, फास्ट वाले स्टेप से। देखो ध्यान से दोबारा समझो एक बार, ये कोई रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, दो स्टेप्स में, एक फास्ट है एक स्लो है। ठीक है जी, हमारे जो रूल के अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है कि रेट है वो किसके इक्वल होता है भाई, रेट है स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो स्लो स्टेप ये था, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया R इज इक्वल टू के NO3 की 1 और NO की 1। बट NO3 हमने देखा कि मेन रिएक्शन में तो NO3 की बात ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी, तो NO3 क्या हो गया हमारे पास, इंटरमीडिएट। अब इसकी हमने वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इंटरमीडिएट की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप देखो इक्विलिब्रियम है हमारा, इक्विलिब्रियम में, तो मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, मतलब ये NO3, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन NO, और ये क्या है साथ में O2। तो यहाँ पे NO3 की वैल्यू क्या बनी, देखो ध्यान दो, NO3 की वैल्यू यहाँ पे बनी है हमारे पास के NO और O2, ये बन गई, NO3 की वैल्यू होगी, और इस NO3 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा भाई, R इज इक्वल टू के, NO3 की वैल्यू पुट करो बेटा, क्या बनी, इसको यहाँ पे के डैश मान लेते हैं, नहीं तो दो के हो जाएंगे ना, एक पहले के डैश था, NO3 की वैल्यू पुट करो, के NO और O2, और यहाँ पे क्या आया है साथ में NO। तो यहाँ पे देखो अब क्या बना, देखो एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर कोई नया कांस्टेंट बना लेते हैं, मान लो मैं कैपिटल के मान लेता हूँ इसको, कोई नया कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे नया कांस्टेंट, NO1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे, NO का स्क्वायर, और एक क्या आ गया हमारे पास, O2 आ गया। ठीक है जी, तो ये बना हमारे पास फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ये वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो इस तरह से आपने इस तरह क्वेश्चंस को करना है, और ये बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत से स्कूल्स में तो ऊपर ऊपर से करा देते हैं, बट आपने डीपली इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है जी, और आगे हम ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे। तब तक आप पार्ट 1, 2 और 3 अच्छे से पढ़ लें, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ताकि तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम में काम आए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है, थैंक यू।